मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। मुझे तो कोई भी लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। ना कोई मेल मिला, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई सिग्नल, ना कोई टेलीग्राम। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आद्य गुरु शंकराचार्य परंपरा के संवाहक स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मलीन हुए। 98 वर्ष जिए वो। मान लो 100 वर्ष जिए, एक साल में 365 दिन होते, तो 100 साल में 36,500 दिन हुए। इसमें 18,250 दिन तो खाना पीना, सोना, तैयार होना, इसमें चले जाते हैं। बचे 18,250 दिन। इसमें एक पार्ट बचपन का है और एक बुढ़ापे का है, तो 6,000 दिन उधर काट दो, 6,000 दिन पीछे के काट दो, तो बचे 6,250 दिन। ये पूरी जिंदगी का खेल है। सनातन संस्कृति ये कहती है कि आप प्रकृति के इस ताने बाने को समझो, ये कैसे काम कर रही है, और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जियो, तो आपका जीवन सरल, तरल और प्रसन्नचित होगा। ये सनातन संस्कृति का संदेश है। सनातन संस्कृति ने कभी भी मारकाट पे विश्वास नहीं किया, कभी अतिक्रमण पे विश्वास नहीं किया, किसी के अधिकारों पे अतिक्रमण नहीं करती है सनातन संस्कृति। वो तो प्रेम पे, दया पे, करुणा पे, क्षमा पे खड़ी होती है, और सारी दुनिया को, संपूर्ण मानव जाति को इसी की जरूरत है। और इस पथ पर चलने के लिए हमें जो मार्गदर्शन करता है वो भारतीय संविधान है। 299 महापुरुषों ने मिल के दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को न केवल संग्रहित किया, अपितु लिपिबद्ध किया, और ये सपना देखा कि भारत की धरती पर एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी, जहाँ इंसान इंसान के बीच कोई भेदभाव दिखाई नहीं देगा। यही तो भगत सिंह कहते थे कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करे किसी भी स्तर पर, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूलना चाहता हूँ। यह है आज़ादी का आंदोलन। क्या हम ऐसा वातावरण बनाने में कामयाब हो गए? मेरा ये यक्ष प्रश्न है। मुट्ठी भर लोगों ने आज़ादी को कैद कर लिया, तो इससे बाहर कैसे निकालें? अब आज के युग का शस्त्र आपका वोट है। आप इसका जब तक सदुपयोग नहीं करेंगे, सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी? अभी जो वर्तमान मौजूदा केंद्र में बैठे हुए दो लोग हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये हार्डकोर क्रिमिनल है। अगर ये पॉलिटिशियन नहीं होते तो इनका इलाज मेरे पास था, अपराध से अध्यात्म की ओर। मैं इनका जीवन बदल सकता था, लेकिन ये पॉलिटिकल कम हार्डकोर क्रिमिनल है ना। राजनीति और अपराध का समन्वय है, और इसका शस्त्र सिर्फ आपका वोट है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं कि मैं इनकी धारा को बदल सकूं। जब आप वोट की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन तब समस्या का हल तब होगा जब आप अच्छे लोगों को रिप्लेस करेंगे, अच्छे चरित्रवान बच्चों को मौका देंगे, और वो उस पद तक पहुंच के उस सनातन संस्कृति के वैभव को समझ सकेंगे जो संपूर्ण मानव जाति को खुशहाल देखना चाहती है। तो ये बड़ी लड़ाई है। भारतीय संविधान उस दिशा में हमें आगे बढ़ाता था, लेकिन फिर आके ब्रेक हो गया। आज़ादी का आंदोलन 90 साल चला। क्यों चला? आप प्रमाण देख लीजिए। इस समय हर स्वतंत्र नागरिक की आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है। उन्हें किसी भी तरीके से जेलों में निरुद्ध किया जा रहा है, झूठे सच्चे केस बना करके। और सनातन संस्कृति के जो महान प्रचारक रहे, आद्य गुरु शंकराचार्य परंपरा के संवाहक स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनको भी हाशिए पर डालने की कोशिश की गई प्रयागराज कुंभ में। और यही नहीं, देख लीजिए, अब 40 साल तक सनातन संस्कृति का संत आसाराम बापू प्रचार करते रहे, और उनको कैसे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और ऐसा आरोप लगाया गया कि उनकी सारी छवि को ढहा दिया गया पूरी भारत भूमि पर, जबकि उन्होंने 40 साल तक सनातन संस्कृति का प्रचार किया। आरोप ही ऐसे लगा दिए
कि लोगों की नज़रों में उनको गिरा दिया। तो ये जो कलुषित राजनीति चल रही है, ये सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। सनातन संस्कृति तो ओपन स्पेस देती है सबको, चरे वेती। जितना ज्ञान हमें मिला हम आपके साथ शेयर करते हैं, पर आप यहाँ रुक मत जाना। हम तो कंकर को पूजते हैं, कंकर में शंकर है। तो जब हम कंकरों की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का ताना बाना है, तो प्रकृति ने मानव शरीर को तो चलता फिरता देवालय बनाया है। इसके भीतर तो खजाना है शक्तियों का, उससे मुलाकात कराती है सनातन संस्कृति। हर बच्चे के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाती है सनातन संस्कृति। और उठो जागो, इस मानव जाति को प्रेरित करके इस धरती पर रामराज्य की परिकल्पना को आकार देना है। रामराज्य का मतलब इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे साथ मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्रभु राम जी ने दिया है। वो तो वनों में विचरण कर रहे थे ना सीता मैया के साथ, और वानर सेना बनाई उन्होंने। जंगल के पशु पक्षियों को उन्होंने माध्यम बना करके और असुरी प्रवृत्तियों का संहार किया। तो असुरी प्रवृत्तियां कहाँ है? उस सिस्टम में, और इस सिस्टम को दूर कर सकता है आपका वोट। अब आप बताइए, मैं थोड़ा सा व्यवहारिक आपको अनुभव बताना चाहता हूं। गुजरात के अंदर पिछले 27 सालों से इन्हीं की सरकार है। वो गुजरात को ही रोल मॉडल बना के प्रस्तुत कर रहे थे। अब तो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। वहाँ स्कूलों की क्या दशा है, अस्पतालों की क्या दशा है। और एक बड़ी बात बताऊँ आपको, मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि गुजरात का कोई भी नागरिक जब तक वो किसान नहीं है, खेड़ू, वो 1 इंच कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो 370 आप कश्मीर में हटा रहे थे पहले, 370 गुजरात में तो हटाइए। खेड़ू हुए बिना आप जमीन नहीं खरीद सकते ना। किसी अदर स्टेट का आदमी तो वहां जमीन खरीद ही नहीं सकता कृषि भूमि। तो 370 के मायने क्या है? हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं भी किसी भी इलाके में जाके जमीन खरीद सकते हैं कृषि भूमि। ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? समझिएगा, ये जो पूरा गेम प्लान चल रहा है, ये सिर्फ एक व्यक्ति को धनाढ्य बनाकर, जो दुनिया का 3रे नंबर का धनवान बन चुका है, गौतम अडानी, आपका हमारा पैसा लूट के कस्टम के जरिए उन्होंने सारा ये खेल रचाया। इसमें सब बराबर के दोषी हैं। मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं बनाना चाहता हूँ। देखो, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र होता है। हम राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, किसी संस्था की या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और राष्ट्र का निर्माण होता है नागरिकों के सामूहिक चरित्र से, जिस पर काम करने की जरूरत है। अभी देखिए आप, वहाँ पे ये झाड़ू वाली पार्टी वाले लोग वहाँ पहुँच रहे गुजरात में, और इनका बहुत अच्छा वातावरण है वहाँ पे। लेकिन यहाँ कांग्रेस भी है और आप भी है, तो दोनों का वोट कटेगा तो फ़ायदा किसको मिलेगा? सीधी सीधी बात है। अब ये गेम प्लानर क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि कांग्रेस को तो मीडिया में काफ़ी वेट दे रहे हैं। गुजरात में, देश में नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको कोई वेटेज नहीं मिल रहा है। पता है क्यों? कि आईबी का इनपुट बोल रहा है कि आप पार्टी बहुत तेज़ी से अपना ग्राफ बढ़ा रही है गुजरात के अंदर। और मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी ये आकलन गलत भी हो, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ ना, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली जैसा दृश्य गुजरात में उभर सकता है। दिल्ली में ये दोनों पार्टियाँ थीं, इन दोनों को धूल चटाते हुए उस व्यक्ति ने, एक नए बच्चे ने 67 विधानसभा जीती 70 में से, दोनों पार्टियों को समेट दिया 3 सीटों पर। कांग्रेस का तो उसने खाता ही नहीं खुलने दिया। अगर ये गुजरात में हो गया तो गुजरात में ये देखो, वो खुद एक आईआईटी इंजीनियर है, वो सूक्ष्म तरंगों को पढ़ना जानता है, वो आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को उसने क्रैक किया था और आयकर अधिकारी रहा। तो सारा जानता है कि कैसे सिस्टम को छीजत, मतलब कैसे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे माल लूटा जाता है।
अगर इसके बंदे गुजरात में बैठ गए तो इनकी सारी पोल खुल जाएगी। इन्होंने जितने हत्याकांड किए वहाँ पे, हिरेन पंड्या से लेकर जज लोया, वो पूरी चैनल है। वहाँ पे प्रदीप शर्मा जेल में सड़ रहा है, बहुत उच्च कोटि का IAS ऑफिसर संजीव भट्ट, ये गोधरा कांड, वो 20 साल पुराने केस में उसको ला के पटक दिया गया। और भी कई लोग हैं, मैं किन किन के नाम गिनाऊँ आपको, एक पूरी फहरिस्त है वहाँ पे, और अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया गया। देखिए, इंदिरा गांधी भी डिक्टेटर थी, नो डाउट, लेकिन उसकी डिक्टेटरशिप में जो उद्देश्य था वो भारत के निर्माण का था। वो भी दबाती थी सबको, उसके सामने कोई आवाज़ करे उसको दबा देती थी, जैसे आपातकाल में किया, सारे लोगों को जेल में डाल दो। लेकिन उनके जो फार्मूले थे, जो सूत्र थे, 20 सूत्री कार्यक्रम, 5 सूत्री कार्यक्रम, वो देश के निर्माण के सूत्र थे। तो देश हित उसमें सर्वोपरि था। लेकिन इनके पूरे विजन में आप देखिए व्यक्ति हित सर्वोपरि है। तो ये फर्क है इन दोनों तानाशाहों की। जब इतिहास तुलना करेगा वो तो करेगा, लेकिन मैं आज तुलना करके बता रहा हूं आपको। इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप में राष्ट्रहित सर्वोपरि था, और इस व्यक्ति की डिक्टेटरशिप में व्यक्ति हित सर्वोपरि है। ये लिख लीजिए आप। तो ऐसे व्यक्तिगत हित को नेस्तनाबूद करने का शस्त्र आपके हाथ में वोट है। वोट का सदुपयोग करेंगे एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमको सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम सबसे मतलब, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।